प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग का फिजिक्स में अगला चैप्टर लेकर चल रहे हैं वैद्युत चालन। चैप्टर का नाम है वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बच्चे आप लोग को पता होगा कि वैद्युत चालन का मतलब होता है कि चालन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान को ही हम लोग कहते हैं वैद्युत चालन। तब एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा कौन? तो आवेश। आवेश जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो उसके कारण धारा बहती है। उसके कारण क्या बहती है? धारा। तो बच्चे पहला हेडिंग इस चैप्टर का यही है कि वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल करंट। यानी कि इसका तुम लोग बहुत परिभाषा पहले भी जानते हो कि वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आपको डिफिनेशन लिख दिए हैं ताकि आप वीडियो को रोक कर लिख लें, और वीडियो को हम बनाने में ज़्यादा समय न लें क्योंकि आपका कम समय में अधिक लाभ हो जाए, इसलिए पहले से लिख दिए हैं। तो वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। एक बात और याद रखिएगा कि एम्पियर जो होता है ये नाम है, एम्पियर नाम है। इसका यहाँ से परिभाषा होता है कि I बराबर Q बटा में T। तो Q आवेश है, Q आवेश है और T समय है। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। तो यानी कि कूलाम प्रति सेकंड, जिसको यहाँ पर आपको लिख दिया गया है कि 1 एम्पियर इक्वल टू होता है 1 कूलाम प्रति सेकंड। 1 एम्पियर याद रखिएगा कि 1 एम्पियर जो होता है वो 1 कूलाम प्रति सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वैद्युत धारा का मतलब कि वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग वैद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, और यह पहले ही बता चुके हैं कि यह अदिश राशि है। अदिश और सदिश की पहचान है कि जिस राशि में वह हो, ये ट्रिक है थोड़ा मोड़ा का मतलब कि कुछ आप लोग पकड़ लेंगे कौन सदिश है कौन अदिश है। तो जिसमें वह हो, दाब, वेग, संवेग, जिसमें वह है उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, सदिश राशि। बशर्ते एक यही कहते हैं कि विद्युत धारा को छोड़कर, क्योंकि कंपटीशन में ज़्यादातर पूछा जाता है कि विद्युत धारा कौन राशि है, तो लड़के मार देते हैं सदिश केवल तीर को देखकर। नहीं, वो वैद्युत धारा सदिश राशि नहीं है, कौन है? अदिश राशि। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चे धारा घनत्व। हम लोग अगला हेडिंग लेकर चलते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी, ये देख रहे हैं धारा घनत्व। तो धारा घनत्व का परिभाषा कहता है कि किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर, किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। तो कह रहा है कि किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल का मतलब है कि यदि मान लो कि उस धारावाही चालक के बिंदु का क्षेत्रफल जो है A है, क्या है? A, और A में करंट बहता है I, A में करंट बहता है I। तो एकांक मतलब क्या? 1, और 1 का मतलब हो जाएगा कि 1 पर निकालेंगे तो I बटा में A। और एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को ही, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को ही हम लोग कहते हैं एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को ही हम लोग कहते हैं धारा घनत्व। यानी धारा घनत्व को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? J से। J बराबर होता है क्या? I बटा में A। लेकिन यदि लंबवत न हो, गुजरने वाले लंबवत न हो, तो उस समय फार्मूला होता है कि J बराबर I बटा में A cos थीटा। क्योंकि A cos थीटा, क्योंकि गॉस के प्रमेय में हमने पढ़ा था कि क्षेत्रफल को क्या माना गया? सदिश। क्षेत्रफल को क्या माना गया? सदिश। तो याद रखिएगा कि किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से, देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। इसको J से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ रिजल्ट निकाल कर आप लोग को दिखा दिए कि यदि क्षेत्रफल A है उसमें करंट I प्राप्त हो रहा है, A क्षेत्रफल में I करंट है, तो यदि क्षेत्रफल 1 होगा तो I बटा में A, और I बटा में A को ही हम क्या कहते हैं?
जे बराबर आई बटा में ए, और यदि लंबवत ना हो के कोण बनाएगा तो उस समय होगा जे बराबर आई बटा में ए कास थीटा। और यह जो है जे जो है वो सदिश राशि है। ये क्या है? सदिश राशि, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश राशि है। तो यह सदिश राशि है और इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि जे बराबर आई बटा में ए, और आई का मतलब होता है एम्पियर, आई का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी कुल मिला जुला कर इसको कह सकते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर। और बीमा, ये तो जानते हैं कि 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रत्येक हेडिंग का प्रत्येक भौतिक राशि का बीमा है। तो इसका बीमा क्या होगा? AL के पावर -2, क्योंकि बीमा के लिए फार्मूला, और फार्मूला इसका है कि जे बराबर आई बटा में ए का मतलब क्या? एम्पियर हो गया, और कैपिटल ए जो है क्षेत्रफल है नीचे, तो क्षेत्रफल का होता है बीमा क्या? L के पावर -2, L के पावर 2 होता है, लेकिन नीचे है ना L, यहाँ पर A नीचे है, क्षेत्रफल है, तो L के पावर 2 होगा, ऊपर जाएगा तो L के पावर क्या हो जाएगा? -2। तो याद रखिएगा कि धारा घनत्व का बीमा क्या होता है? L के पावर -2, मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और परिभाषा एक बार पुनः रिपीट कर दे रहे हैं कि किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर, धारावाही चालक मतलब जिस चालक में धारा प्रवाह हो रहा है, धारा करंट फ्लो कर रहा है, तो किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। इसको हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर होता है आई बटा में ए, लेकिन यदि लंबवत ना हो के कोण बना रहा हो तो उस समय फार्मूला होता है कि जे बराबर आई बटा में ए कास थीटा। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक लेकर चलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य पथ और श्रांति काल। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य पथ और श्रांति काल। बच्चे ये आप लोग को पता होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन वह होता है जिस पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम लगे। नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम लगे, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलते हम कहते हैं कि मेटल में करंट फ्लो होता है, यानी धातु में धारा का प्रवाह होता है। तो याद रखिएगा कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो टक्करों के बीच, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें धातु में धारा बह रही है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो टक्कर के बीच जो दूरी चली जाती है, उस माध्य दूरी को, माध्य का मतलब जैसे मान लो कि 3 लड़के हैं, उनका माध्य भार निकालना हो तो तीनों के भार को जोड़ के 3 से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। तो वही कह रहा है कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, नहीं, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ कहलाती है। चली गई माध्य दूरी इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ कहलाती है। और एवं इन माध्य दूरी को चलने में जो समय लगता है, जो माध्य समयांतराल लगता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? श्रांति काल। क्या बोलते हैं? श्रांति काल। और याद रखिएगा कि श्रांति काल को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। श्रांति काल जो है, श्रांति काल को हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। आगे आपको ये दोनों हेडिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ओम के नियम का जब हम लोग सत्यापन करेंगे तो फिर हमें अनुगमन वेग की जरूरत पड़ेगा, माध्य मुक्त पथ और श्रांति काल। तो याद रखिएगा कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो टक्करों के बीच चली गई दूरी के माध्य को हम लोग माध्य मुक्त पथ कहते हैं, और इसके बीच जो माध्य समय अंतराल लगता है, उस माध्य समय अंतराल को हम लोग श्रांति काल बोलते हैं। ठीक है, एक बात बच्चे बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक बात और याद रखिएगा इस इम्पॉर्टेंट बात के पहले, कि अधिकांश धातुओं के लिए माध्य मुक्त पथ जो होता है वो 10 के पावर -9 मीटर की कोटि का होता है। 10 के पावर -9 मीटर की कोटि का होता है। अब ये नोट में एक बात याद रखिएगा, वैद्युत विभवांतर की अनुपस्थिति में यदि इलेक्ट्रॉन घूमे, मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमे,
परंतु वैद्युत विभवांतर स्थापित न हो तो याद रखिएगा कि वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। और आपको अगले वीडियो में हम बता चुके हैं कि विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। तो विभव का मतलब होता है कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक, अब विभवांतर का मतलब होता है कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य उस एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस आवेश के अनुपात को हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। तो याद रखिएगा कि वैद्युत विभवांतर की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन सदैव गति रहने पर भी वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चे चलते हैं अगला लेकर हेडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, तो अनुगमन वेग का परिभाषा होता है कि जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, कि नेचर है प्रकृति का कि उच्च से नीच की ओर। जैसे कि मान लो कि पानी है, पानी कभी नीचे से ऊंचा नहीं बहता है, ऊंचा से नीचा बहता है, टेम्परेचर ही है। जैसे आप पढ़े होंगे कैलोरीमिति के सिद्धांत में, तो कैलोरीमिति के सिद्धांत में आपको ये बताया गया होगा कि गर्म पानी और ठंडा पानी मिलाते हैं तो ऊष्मा गर्म से ठंडा में जाती है, गर्म से किस में जाती है, ठंडा में जाती है, और तब तक जाती है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो वैसे ही अनुगमन वेग का परिभाषा होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का परिभाषा होता है कि जब किसी चालक तार को बैटरी के सिरों से जोड़ते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर गमन करने लगते हैं। उच्च विभव वाले सिरे से, उच्च विभवांतर के जो सिरा होता है, उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर बढ़ने लगते हैं, और जिस वेग से बढ़ते हैं उन्हीं का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद रखिएगा कि जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर गमन करते हैं, और जिस वेग से गमन करते हैं उस वेग को हमने कहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि अनुगमन वेग। और अनुगमन वेग को याद रखिएगा कि VD से प्रदर्शित करते हैं। ये VD जो है, ये VD को कहते हैं अनुगमन वेग, VD को कहते हैं अनुगमन वेग। ठीक है, अब देखिए, अब जब इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे हैं तो निश्चित है कि धारा बहेगी। तो धारा बहेगी तो अगला हेडिंग आपका है, ये हेडिंग जो है, ये हेडिंग आपका जो है ये डाला गया है क्या कि वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमिंग सून बोर्ड एग्जामिनेशन। तो वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध होता है कि I बराबर NEAVD, ये दोनों में रिलेशन होता है कि I बराबर NEAVD, ये रिलेशन है, I बराबर NEAVD। और धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध निकालना है तो हम जानते हैं कि J बराबर होता है I बटा में A, I बटा में A, और I बराबर होता है NEAVD, I बराबर होता है NEAVD अब बटा में A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो J बराबर हो जाएगा NEAVD, J बराबर क्या हो जाएगा NEAVD। ये आपका संबंध रहा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में। ये पूछा जाए कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध है तो आप कहेंगे क्या कि J बराबर NEAVD, और वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है तो उस समय कहेंगे आप I बराबर NEAVD। तो बच्चे इस चैप्टर का अधिकांश हेडिंग आप लोग के सामने प्रदर्शित कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग को अगले वीडियो में अब आप लोग को बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे, अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन। अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन, जो कि ओम का नियम होता है। ओम नाम था, ओम का पूरा नाम था साइमन ओम। ओम ने कहा था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी ताप दाब में परिवर्तन न किया जाए तो चालक सिरों के बीच
स्थापित विभवांतर बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। यानी कि भी समानुपाती आई, भी समानुपाती आई या भी बटा में आई बराबर कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को ही उन्होंने रेजिस्टेंस माना था, आर माना था। क्या माना था? आर। तो यहाँ से रेजिस्टेंस प्रतिरोध का परिभाषा भी दे सकते हैं कि किसी चालक सिरों के बीच स्थापित विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा, स्थापित विभवांतर और बहने वाली धारा के अनुपात को हम लोग वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, और इसका नाम ओम है। नाम क्या है? ओम। वोल्ट प्रति एम्पियर मीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई आर बराबर होता है भी बटा में आई, भी का मतलब वोल्ट, आई का मतलब एम्पियर, तो हम यह भी कह सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जितने वैज्ञानिक हैं वो सब अपने नाम पर लगा दिए, अपने नाम से मात्रा को कंटेक्ट कर दिए ताकि हमें लोग याद रखें। क्योंकि जानते ही हैं भाई कि दुनिया है, मरने के बाद बहुत लोग याद करते हैं तो 13 दिन के बाद कोई याद नहीं करता है। जैसे ही 13 ही समाप्त, उनका याद समाप्त। इसलिए सभी वैज्ञानिकों द्वारा क्या किया गया कि मात्रक देने के बाद उस मात्रक को अपने नाम के बराबर कर दिया गया। जैसे कि आपको अभी बताया कि मत समझिए कि एम्पियर मात्रक है, एम्पियर नाम है, परंतु एम्पियर ने खोज किया था और इसका निकला था कूलाम प्रति सेकंड, इसलिए कूलाम प्रति सेकंड को क्या कह दिया? 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो इसको आप लोग गौर से पढ़िएगा, फिर जो दिक्कत होगा आप कमेंट के द्वारा करके बताइएगा। और फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, और नए हैं आप चाहते हैं कि हमको पूरा नोट्स मिले, पूरी जानकारी मिले, तो हमारे चैनल जो है आशी ट्यूटोरियल, इस चैनल पे आप लोग जुड़िए, ताकि जुड़ने के बाद आप लोग अपना एड्रेस देंगे तो आप लोग को हमारे कोचिंग का जो ग्रुप बना है, इस ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे और आपको पूरा नोट्स मिलेगा ताकि आप बढ़ते जाएं। क्योंकि बच्चे हमने ये कदम उठाया है कि ताकि आप लोग का नुकसान ना हो, क्योंकि इस साल ये जान लीजिए कि जितना नंबर पाने की क्षमता थी उससे कहीं ज़्यादा नंबर पाएंगे, क्योंकि हम 30% लेस चल रहे हैं। हमको परीक्षा इस साल 100% नहीं देना है, 70% ही देना है। मैं टोटल हेडिंग तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप पीएमसी ग्रुप से होंगे तो आपको तुरंत दिमाग में होगा कि हमें आईआईटी करना है, AIEEE करना है। यदि जेडबीसी से होंगे, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से होंगे, तो आपको होगा कि हमको नीट करना है। तो पहले ही हमने बता दिया था कि कोई कंपटीशन कोविड-19 को नहीं मानेगा कि कोविड-19 वाले विद्यार्थी हैं तो इनके सिलेबस में माइनस कर दिया जाए, नहीं, वो सब पेपर समान बनेगा। इसलिए आप पूरा पढ़ते चलो। इसके बाद जब परीक्षा आपका 3 महीना रह जाएगा, परीक्षा मार्च में होगा, 3 महीना रह जाएगा, तो पुनः आप लोग का यदि मन होगा, विचार होगा, तो आप लोग को पूरे तैयारी को बढ़िया से कराकर, टेस्ट कराकर, बोर्ड के 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। लेकिन आप एक ऊर्जा देते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, क्योंकि जब ऊर्जा देंगे तभी ऊर्जा से आदमी काम कर पाएगा। ठीक है, तो आप इतना बात ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। जय हिंद, थैंक यू।